इन्होंने मलक शौकत अलमारूफ शौकी चंगड़ पर इतने प्रोग्राम किए और मलक शौकत को बेगुनाह करने का इन्होंने इरादा कर लिया है। आपको याद होगा कि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें जो है ना इस वक्त तक जो है ना पुलिस वाले 25-25 साल सजा जेल में काट रहे हैं। मेरे ऊपर उन्होंने झूठा मुकदमा दिया था, उनको उम्र कैद दिया और 11 पुलिस वाले हैं। अगर वो पुलिस वाले सजा ना होते तो ये कानून की किताब में ना चढ़ता। हाई कोर्ट सिर्फ ये बता दे ये वायलेंट है या न वायलेंट है, इस पे हाई कोर्ट को जजमेंट देनी पड़ेगी। मलक शौकत चूंकि देखे ना, यहाँ पे मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त हो ना तो काम को मजा नहीं आता। यहाँ पे मुद्दई भी टाइट है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली रजा शराजी है। आप लोग हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं सीनियर एनालिस्ट शाहद चौधरी साहब। इन्होंने मलक शौकत अलमारूफ शौकी चंगड़ पर इतने प्रोग्राम किए और मलक शौकत को बेगुनाह करने का इन्होंने इरादा कर लिया है। और FIR के मतन के मुताबिक मलक शौकत जो है अलमारूफ शौकी चंगड़ वो मौके पर मौजूद थे और वो फायरिंग करते हुए भी FIR में बताए गए हैं। इनसे जानेंगे कि आया ये किस बेस पर मलक शौकत अलमारूफ शौकी चंगड़ को बेगुनाह कहते हैं, जो कि साबका नाज़िम है 139 टाउनशिप से। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस बेस पर और किन बुनियाद पर ये मलक शौकत को बेगुनाह कहते हैं। आया ये उनके 25-30 साल पुराने दोस्त हैं इस वजह से, या इनके पास कोई खुफिया जराये से कोई रिपोर्ट आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सर? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मलक शौकत अलमारूफ शौकी चंगड़ मशहूर बंदे हैं और ये मौका पर FIR के मतन के मुताबिक हैं भी, और आप कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है। शराजी भाई, मैंने ये जो है ना आपको जो जो दिए ना 3 CD, ये जो लोकेशनें दी हैं, ठीक है। ये तीनों जो है ना, एक मुद्दई की उसका नाम है ज़ुहैब जो है आज़म। दूसरा जो है ना ये एक लड़का है इशफाक जो कि मलक नवाज शौकी के बड़े भाई का बेटा है, शौकी का भतीजा है। ये शहादती है, ये इशफाक उसकी लोकेशन है। और तीसरी कासम जो कि मकतूल जो है आज़म उसका ब्रदर इन ला है। ठीक है। ये 2 गवाह हैं और एक मुद्दई है। मैंने इनकी लोकेशन निकाली है और आपको याद होगा कि एक मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें जो है ना इस वक्त तक जो है ना पुलिस वाले 25-25 साल सजा जेल में काट रहे हैं। मेरे ऊपर उन्होंने झूठा मुकदमा दिया था, उनको उम्र कैद दिया और 11 पुलिस वाले हैं जो 2006 से लेके आज तक वो अंदर हैं और अगले साल उनकी रिहाई होनी है। अब आप ये देखें कि वो केस जो है ना बाद में मेजर एक्ट में चढ़ता है और एक अथॉरिटी बन जाती है। अगर किसी के पास वीडियो एविडेंस होगी तो वो नाकाबिले तरदीद सबूत बन चुका है। जब उस केस का फैसला होता है ना, तो आपको पता है कि कोई भी फैसला जो होता है ना, उसकी जो अथॉरिटी है ना, किस बेस पे जज ने ये फैसला जो है किया है, हक में किया या खिलाफ किया है, वो मेजर एक्ट में जो है ना चढ़ जाती है। जब मेरा वो केस हुआ, मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज हुआ, बाद में पुलिस वाले जो है ना वो 22 उनके ऊपर ना 255C का एक नया कानून चला था, उसके तहत ना वो सारे पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज, उसमें वो सजा हो गए। अब आप देखें ना, अगर वो पुलिस वाले सजा ना होते तो ये कानून की किताब में ना चढ़ता। ये लिखा गया था कि ऑडियो वीडियो नाकाबिले तरदीद सबूत है, जो आज कानून की किताब में चढ़ चुका हुआ है। मेरे उस केस के फैसले को जो है ना मेजर एक्ट में चढ़ा के ये मैंने चीज साबित की थी कि कानून किसी भी आप मजबूत एविडेंस दें तो आपकी चीज जो है ना अथॉरिटी बन जाएगी। शौकी का केस जो है ना एक टेस्टिंग केस है और आप देखिएगा इसका हाल क्या होता है। इनके मुद्दई की और गवाहों की लोकेशन का वहां पे ना आना जाए वकूआ पर, क्योंकि FIR में लिखा हुआ मगरिब के टाइम ये वकूआ हुआ है, तो मगरिब की अजान से 2 घंटे पहले से 2 घंटे बाद तक की लोकेशन मेरे पास है। एक लोकेशन आ रही है समझ ले कसूर की, दूसरी समझ ले अनारकली की और तीसरी समझ ले सतो कतले की। मुद्दई और गवाह वहां पे मौजूद नहीं थे। अगर ये लोकेशन मुलजमान की होती ना तो शायद वो फोन घर पे रख के वारदात करने गए हैं। तो जब ये लोकेशन मुद्दइयों और गवाहों की है तो उनके फोन घर में क्या कर रहे थे? दैट्स क्वेश्चन। और दूसरा ये, जब ये बेल लगेगी ना तो ये वहां पे बेल के अंदर ये सवाल नहीं हो सकता। ये सवाल है जब केस का ट्रायल होगा ना उस वक्त ये जिरा में आते हैं। तो हम इसको जो है ना इस चीज को चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। हम हाई कोर्ट को ये कहेंगे हमारा बंदा जो है ना उसकी बरियत पे ना ये नाकाबिले तरदीद सबूत हमारे पास मौजूद है। हाई कोर्ट सिर्फ ये बता दे ये वायलेंट है या न वायलेंट है, इस पे हाई कोर्ट को जजमेंट देनी पड़ेगी कि हाँ ये नाकाबिले तरदीद लोकेशन है। ये बिल्कुल, ये अगर फोन लोकेशन ये आई है ना तो फोन वहीं पे थे, तो फिर मुद्दई साबित करे ना कि ये फोन क्यों घर पे रख के गए हुए थे। इसका मतलब फोन इनके पास थे। इसके बाद सुने, हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा, हाई कोर्ट ऑर्डर पास करेगा कि ये नाकाबिले तरदीद सबूत है। हम वो ऑर्डर लेके नीचे आ जाएंगे, शौकी की इंटरम लेंगे, वहां पे हम ये पेश करेंगे कि हमने अपना बंदा 2 साल अंदर तो नहीं रखना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये अथॉरिटी दी है, उन्होंने ये जजमेंट दी है कि ये नाकाबिले तरदीद सबूत है, इसकी बेस पे उसकी बेल हो जाएगी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आज तक जितने भी मर्डर केसेस हुए हैं
उनमें लोकेशन पे कोई बंदा इससे पहले बेल पर आया? मैंने आपको पहले कहा कि ये टेस्टिंग केस है, टेस्टिंग मेरे मुकदमे से पहले कोई बंदा अंदर गया है? मेरे आप दो इसे टेस्टिंग केस बना रहे हैं, होगा टेस्टिंग केस भैया, तो क्योंकि इसकी मेजर रीजन क्या है? क्या आप ये समझते हैं कि मलक शौकत के हाथों से या उसके भतीजे के हाथों से उसका चाचा फोत हुआ है? पहले आप मुझे एक एग्जांपल दें। आपका नाम है अली रजा शरादी, ठीक। आपके ऊपर खुदा न हादसा 302 की एफआईआर दर्ज होती है और वो कहते हैं कि शाम 4 बजे शरादी साहब ने उर्दू बाजार में खंजरों के साथ, पिस्टल के साथ बंदा मार दिया। ठीक। अगर आपकी पुलिस वाले लोकेशन निकालते हैं और वो गलती से उस टाइम पे उर्दू बाजार की आ गई तो कत्ल आपके ऊपर फिट है, ये मानते हैं बात? बिल्कुल सही है। इसका मतलब लोकेशन एक नाकाबिले तरदीद सबूत है। तो क्या अगर मुद्दई और गवाहों की तीनों की लोकेशन आगे नहीं आ रही तो ये क्यों घर में फोन रख के गए? ये रिलीफ देते हैं ना कि जो भी बंदा, मिसाल के तौर पर अब केस में जितने भी केसेस होते हैं अदालतों में, आपके जो काफी दो गवाह चाहिए, गवाह चाहिए। और अल्लाह के बंदे मुझे पूरी दुनिया की एफआईआर सारे गवाह मौके पे थोड़ी होते हैं। यहाँ पे जो है ना सीरियस स्टेटमेंट होती है, बंदे निकालो नहीं डाल दो, नहीं डाल दो, वही है। ये वही है। तो ये इंशाल्लाह ताला रिवायत बदलने लगा हूँ। ठीक। मलक शौकत चूके देखे ना, यहाँ पे मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त हो ना तो काम को मजा नहीं आता। यहाँ पे मुद्दई भी टाइट है, ठीक है। मलक शौकत खोखट चांस लेगा और आप देखिएगा यही लोकेशन है, इन मुद्दइयों और शादियों के मुंह के ऊपर से नाटेदार थप्पड़ बन जाएंगे। आप देख लीजिएगा क्या बनता है। मेरी आप जरा बात समझने की कोशिश करें। जितने भी केसेस होते हैं, मिसाल के तौर पर इससे पहले जब हमने एक वकील साहब थे जो जिनका वो कातलों को मार दिया, शोहर है मरीद के वाले, फरोज वाले, ठीक है, उनकी मिसिज भी वकील हैं, उन्होंने कहा कि मैं साथ थी, हालांकि वो साथ नहीं थी। ठीक है। इससे पहले कई केसेस ऐसे होते हैं कि मुद्दई मुकदमा जो होता है वो कहता है कि मेरा भाई आगे गाड़ी में था, मैं पीछे बाइक पे था। मैं बताता हूँ इसमें शराजी साहब देखें, बात आपकी बड़ी अच्छी है, इसका जवाब इतना जबरदस्त है कि मेरा हेल्प वकला के नॉलेज में इजाफा होगा। हाई कोर्ट में जो अगर आपका केस का आप नीचे आते हैं ना, सेशन कोर्ट बेल लगाते हैं, बेल का फैसला नहीं हो रहा, आप फौरन डायरेक्शन लेने के लिए ऊपर चले जाते हैं। हाई कोर्ट डायरेक्शन देती है 20 दिन के अंदर इस केस का फैसला करो, अदालत पर बंद हो जाती है। आप मेरी बात को समझे मैं क्या कह रहा हूँ, बेल हम लगाएंगे हाँ जी, ठीक है। साथ हम ये लोकेशन जो है ना हाई कोर्ट पेश करेंगे और उनको कहेंगे इसके ऊपर अपनी जजमेंट दें कि इनकी क्या पावर्स है। अगर जज साहब ये पावर तो दे, वो ये तो नहीं कह सकते मैं नहीं देता। ठीक है भाई, इसको या मानो या ना मानो, हाई कोर्ट का सिर्फ मान लेना। जब हम उस ऑर्डरों की कॉपी को लाके बेल में लगाएंगे ना तो हम कहेंगे हमारे बंदे को ट्रायल में जाने के लिए 4 साल लगेंगे। तो क्या 4 साल अगर हाई कोर्ट के नाकाबिले तरदीद सबूतों के बावजूद, तो ये तो ज्यादती है ना। इन सबूतों की बेस पे मुल्ज़म अदालत का चहेता बेटा है, ये हाई कोर्ट की जजमेंट है और अदालत कहती है मेरा चहेता बेटा जब मुझे शक डाले मैं इसको रिलीफ दे दूंगी। साथ ही कानून की किताब में लिखा हुआ 100 गुना अगर मुझसे छूट जाए मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दूंगी। तो जो रिलीफ पैकेज है ये हमेशा देखे ना, शक का फायदा मुल्ज़म को, कभी सुना है शक का फायदा मुद्दई को? नहीं होता। वो ना मुल्ज़म का चहेता बेटा है। ये सारी चीजें बेनिफिट ऑफ डाउट होंगी और ये शौकी को फेवर मिल जाएगी। तो साहब आप क्या समझते हैं, मलक शौकत अलमरूफ शौकी चंगड़ आपके कहने पर पेश होंगे? मैं उसको अगर अभी कहूँ जाके खुद को पुलिस के आगे सरेंडर कर देगा तो फिर कहें ना, ताकि वो मैं इसलिए नहीं ना कह रहा कि सबूत इकट्ठे कर लेना। अच्छा, सबूत और सबूत इकट्ठे कर ले, 2-4 सबूत और इकट्ठे हो जाए, बेल वेल लगाने उसने को भागा थोड़ी रहना, वो कोई इश्तिहारी मफरूर चोर है ना, वो डाकू है ना उसका कैसा सिलसिला है। मेरे से कोऑर्डिनेशन में है, मैंने उसको कहा बेल करवाओ, वो कहता है कि मैं एक डॉक्यूमेंट वो ले रहा है ना वो भी बड़ा ऑथेंटिक है। तो इंशाल्लाह ताला जब मिसल का पेट भर जाओ इंटरम लेगा कोर्ट से। एक और आपने प्रोग्राम किया था पिछले 2 दिन पहले कि वो उनके घर में चोरी हो गई, उनकी सेफ अलमारी से उनकी बच्ची का भी सोना वो जो है ना, शौकी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है। उसने कहा कि मेरे घर से ये चीजें, राइफलें, सोना, जेवरात चोरी करके लेके जा रहे थे उसका भतीजा, और भतीजा जब जोहटन पकड़ा जाता है बाद में मिली भगत से भतीजा निकल जाता है और गनमैन के ऊपर सारा कुछ उन्होंने डलवा दिया। आप ये देखें कितनी बड़ी बात ध्यान दिया कि भाई के ऊपर पर्चा भी झूठा करवा दिया और उसके घर में डाका भी डाल दिया। इसके ऊपर मौकफ शौकी का पड़ा हुआ है, उसमें वो घर का मामला हम इसको ज्यादा उलझाएंगे ना हम लोग उनको दुख जाएंगे, इसलिए मैंने बात आपको बता दिया, लेकिन तनकीद करना मेरा नहीं बनता। मलक साहब मेरे भी बड़े भाई हैं, मसला ये है कि ये भी तो हो सकता है कि मलक साहब ने अपने ही गनमैन को भेजा होगा, जाओ मेरी राइफलें लेके आओ और मेरी तिजोरी भी उठा के लेके आओ, और वो पकड़ा गया हो। शराजी भाई ये काम पुलिस का ना, हमारा तो काम बनता है, उसका मौकफ हमने आगे रख दिया हुआ है। पुलिस वाले खुद बेहतर जानते हैं कि इसमें अंदरीन हालात क्या है, इसमें हम नो कमेंट्स। इसके ऊपर मैं और आपको बात करेंगे वो 2 नंबर है, वो हम किसी की साइड लेंगे, साइड में लेते ही नहीं। आपने टोटल जो है वो पूरा ही जो है मलक शौकत साहब का जो है ना वो तरफ आपने झुकाव दिया है। आप एज ए ब्रदर उन्हें फेवर दे रहे हैं, क्योंकि है तो वो मुल्ज़म ही ना। मैं देखे चाहे हमारे भाई हैं, मैं कहता हूँ भाई दोस्ती को छोड़ दें। मैं यहाँ तक चला गया हूँ, ब्लो द बेल्ट चला गया हूँ। यही मैं चाह रहा हूं। मैंने ये कहा है कि अगर शौकी इस केस में गुनाहगार हुआ ना, कोई साबित कर दे कि उसने फायर किया है, उसके फायर से आदम मरा है, तो मुझे हथकड़ी लगा के साथ चलान कर दीजिए। अच्छा, आपने कोई उनसे यानी कि कसम न्याय ले ली है मलक साहब से? पैसों के अलावा सब कुछ ले लिया। वो
वो तो खैर पैसे तो वो भाई हैं, पैसे ना भी किसी को नहीं देते मैं हो, बता रहा हूँ कि पैसे हाँ, नहीं लिए, लेकिन बाकी कसम मैं नेहा की मैंने बात की हर ना, तरह की तसल्ली कर ली है, तसल्ली कर ली। शौकी से भी कर लिया, उसके बेटों से भी कर लिया, जिरा भी कर लिया, क्रॉस एग्जामिनेट किए मैंने, सही, सवाल जवाब सब कुछ कर लिया है, ठीक, लोगों से भी पूछ लिया है, नीचे मार्केट वालों से भी पूछ लिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना कौन कहता है मुझे 7 हथकड़ी लगा दीजिए। बिल्कुल सही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एक इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, फैमिली में झगड़ा हुआ, फैमिली के एक दुकानें थी, उस पे बातचीत चल रही थी, वो बेवा भाभी थी, उसका बेटा था आगे से हनी, ये उनका भाई था ना जो जिसका वो बेटा है, तो क्या ये फैमिली आपस में दोबारा से बैठ सकती है? मलक नवाज साहब जो उनके बड़े भाई हैं, वो इनको इकट्ठा करके बिठा सकते हैं? ये खानदान फिर उसी तरह, इन्होंने सब भाइयों ने मिलके लोगों के साथ बड़ी लड़ाइयां लड़ी, लोगों के साथ इनके मामला भी बड़े चले, पूरे टाउनशिप में इनका बहुत बड़ा एक नाम है। मलक साहब खुद भी साहब चेयरमैन भी रहे हैं नून लीग से, तो आगे वो एमपीए का इलेक्शन भी लड़ने जा रहे थे। तो ये एक हादसा हो जाते हैं, मामला हो जाते हैं दुनियादारी में। आप क्या समझते हैं ये फैमिली दोबारा से जुड़ सकती है? क्या कहा है मलक साहब ने इस बात? इस वक्त जो है ना, मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं, मैं शौकी की बात नहीं करूंगा, नवाज साहब जो है ना, वो इस चीज में जो है शौकी के लिए जो है वो मामला खड़े कर रहे हैं, वो बच्चों को नहीं समझा रहे, उनका काम ये बनता है वो बड़े होकर ना बाप का रोल अदा करें। ये टाइम जो होता है ना शरीका बनने का, नहीं होता भाई बनने का होता है। अगर शौकी है तो मुझे आगे बताए ना, मुझे फोन पे बता देंगे ये था, मैं कुरान उठाता हूँ, मैं शौकी को फांसी लगवाने तक जाऊंगा। लेकिन अगर शौकी नहीं है तो क्या होगा? शौकी के बच्चे भी मारे जाएंगे, आजम के बच्चे भी मारे जाएंगे, और ये जो है इसके नवाज साहब के बच्चे भी मारे, आपस में लड़ के मारे जाएंगे। शौकत साहब मौके पे थे, हाँ जी, फायर नहीं किए उन्होंने, ये कहना चाह रहे हैं। और शराजी साहब गिट्टे में फायर को खुद मारता है, अपने बेटे की पाँव बेटी को भी लगे हैं, बेटी को भी लगा, बेटे का गुर्दा जो है हो गया पैरालाइज, तो आप मुझे ऐसी फायरिंग को खुद साख्ता करता है। तो वो फायरिंग इसने नहीं की, अच्छा, वो हनी ने जब देखा गोली चलनी शुरू, हनी ने फायरिंग करके उसको मार दिया। मेरे जराये के मुताबिक ये है कि पहला फायर जो है वो मलक आजम ने किया है, और वो बचावा फायर उसने किया है, मलक साहब के नीचे पांव पे मारा है। यार पहला फायर नहीं, 2 4 5 फायर उसके लगे। वही ना, फैला फायरिंग वो सब ब्रस्ट मार दिया होगा ना, तो वो ब्रस्ट इधर उधर फिर गया, तो इतने में हनी ने समझा मेरी माँ को गोलियां, वो उसने पिस्टल निकाल के उसको मार दिया। ये बात 100 साल बाद भी ऐसे निकलनी है, चेक कर लीजिएगा आप। मलक साहब से जब भी अक्सर मुलाकात होती थी तो वो हाजी आजम कहते थे अपने छोटे भाई को, मरने वाले को, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। बड़ा प्यार था, बहुत प्यार करते, वो यानी कि बड़ी जान छिनकता था वो भी मलक शौकत। पर ये जायदाद ऐसी चीज है कि जो बंदे में ऐसे इख्तलाफ पैदा कर देते, वो आगे से बच्चे जो हैं, वो आगे से जो न्यू खून है, वो इस तरह का वो मामला, बस ये आपस का इनका मामला था, बस वो बात बिगड़ गई है। मलक नवाज साहब को चाहिए मेरी बात मान लें और इस मामले को सॉर्ट आउट करें, मरने वाला मर गया, से वापस नहीं आना। तो बेगुनाह किसी के ऊपर पर्चा, उसका अंजाम वो सारे समझते हैं, कौन इनमें बचा है? सारे दुश्मनियां डा बैठे हैं, वरते हंडे वरते छंडे फूके हैं सारे, ये बात है। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि मलक साहब के बारे में शाह चौधरी साहब ने एक एक बात खोल के बताई। मैं भी मलक साहब से बड़ा अच्छा ताल्लुक, बड़ा अच्छा प्यार मोहब्बत है, और मरने वाले से अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो जब भी मलक शौकत साहब आजम भाई का नाम लेते थे, वो हाजी आजम कहते थे, हालांकि उन्होंने हज नहीं किया हुआ था। बहरहाल वो एहतराम के साथ अपने छोटे भाई का नाम लेते थे, और बड़ा प्यार और बड़े अखलूस और बड़े जैसे मोहब्बत होती है भाइयों में। तो ये एक बहुत बड़ा उनकी फैमिली के लिए सदमा है। ये मैंने पहले भी प्रोग्राम किया है कि ये मलक शौकत खोखर के लिए बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि जब इंसान जो मर्जी मिल सकता है दुनिया में, भाई नहीं मिल सकते। तो नाजरीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या जानते हैं, क्या राय रखते हैं, प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और शाह चौधरी साहब को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।